जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ हिस्ट्री। आज जिस चैप्टर के बारे में हम पढ़ने वाले हैं वो मिडिवल हिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आफ्टर मुगल एम्पायर अगर कोई बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट बनता है मध्यकालीन इतिहास में तो वो है मराठा किंगडम। और आज का चैप्टर जो है हमारा मराठा किंगडम है। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि एक तरफ जहाँ पे मुगल एम्पायर फ्लरिश कर रहा था, अपने एकदम पीक पे था, हर तरह की एडवांसमेंट से भरपूर था, उसी के साथ ही उसी दौरान दक्कन के एरिया में यानी कि दक्षिण भारत के एरिया में एक और एम्पायर जो है, एक और किंगडम पनप रहा था, धीरे धीरे पावर गेन कर रहा था। और अल्टीमेटली मुगल एम्पायर के डिसइंटीग्रेशन के बाद मराठा एम्पायर ने एक बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड बना लिया था इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, अपनी पॉलिटिकल पावर को स्टैब्लिश करते हुए। आज हम यही सब देखेंगे इस चैप्टर में। So let us begin with the preview. पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे मराठा किंगडम का, देन वी विल मूव टू फाउंडेशन ऑफ द किंगडम। इस साम्राज्य की या इस राज्य की नींव पड़ी कैसे है, फाउंडेशन कैसे पड़ी है। देन वी विल सी द मिलिट्री इनोवेशंस। नाउ मराठा किंगडम जो है वो अपने मिलिट्री स्ट्रैटेजीज के लिए बहुत जाना जाता है। उसकी जो सैन्य शक्ति है वो मराठा किंगडम की एक पहचान है, एक बहुत ही डिस्टिंक्ट उसको वो रिकग्निशन देता है। जो भी उसके मिलिट्री स्ट्रैटेजीज थे, जो भी टैक्टिक्स यूज की जाती थी मराठा किंगडम में, मराठा रूलर्स ने जिस तरह की वॉर टैक्टिक्स अपनाई थी, इट हैज गिवन देम अ वेरी प्रोमिनेंट पोजीशन, अ प्रोमिनेंट होल्ड इन मिलिट्री सिनेरियो ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो हम देखेंगे वो कौन से स्पेशल फीचर्स थे जो मराठा मिलिट्री का पार्ट थे। देन वी विल मूव टू एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस। एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था मराठा एम्पायर का, जिसने मराठा एम्पायर को इतना स्ट्रांगली होल्ड करके रखा। देन वी विल सी द कल्चरल कॉन्ट्रीब्यूशंस। मूविंग ऑन, रोल ऑफ विमेन। नाउ अगेन यहाँ पे भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था विमेन का, मराठा विमेन का। उन्होंने सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन में ही नहीं, मिलिट्री में भी, कोर्ट के रूलिंग में भी, डिसीजन मेकिंग में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। देयर वर वेरियस मराठा विमेन जिन्होंने अपने सैन्य शक्ति से, अपनी बुद्धिमता से, अपने विजडम से बहुत ऐसे इंपॉर्टेंट निर्णय लिए, ऐसे इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए जिसने मराठा पावर को और स्ट्रॉन्ग करने में मदद की है। देन वी विल मूव टू पेशवाज ऑफ मराठा किंगडम। नाउ पेशवास जो थे उन्होंने भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था मराठा किंगडम के एडमिनिस्ट्रेशन में। ये पेशवास थे कौन, कौन कौन से इंपॉर्टेंट पेशवास थे, क्या उनका टाइम पीरियड था और उनका क्या एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क था, हम वो देखेंगे। देन वी विल सी हाउ दिस एम्पायर डिक्लाइंड, इसका फ्रैगमेंटेशन कैसे हुआ है, और डिक्लाइन के बाद भी मराठा किंगडम का या मराठा एम्पायर की जो लेगेसी है, जो उसका इन्फ्लुएंस है, वो मॉडर्न इंडिया में कैसे अभी तक चला आ रहा है, वील सी दैट एज वेल। सो लेट्स बिगिन विद दिस। वील सी द इंट्रोडक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल हैव अ लुक एट दिस मैप। ये जितना भी ऑरेंज कलर्ड एरिया आपको दिख रहा है, दैट वाज मराठा किंगडम। ये पूरा एरिया मराठा एम्पायर के अंदर आता है। मराठा एम्पायर को आप सिर्फ महाराष्ट्र के रीजन से कनेक्ट करके मत देखिए, ओके। एज ऑफ नाउ, आज के टाइम पीरियड में हम महाराष्ट्र के लोगों को मराठास या मराठी लोगों के उससे हम सिग्निफाई करते हैं, उन्हें हम मराठी पीपल का देते हैं, सिग्निफिकेंस देते हैं, उनकी वो पहचान है कि वो मराठी हैं, दोज हु लिव इन महाराष्ट्र या जो नेटिव है महाराष्ट्र के। बट मराठा एज अ किंगडम, वो इट वाज अ वेरी ह्यूज किंगडम और इसका टेरिटोरियल एक्सपेंशन बहुत था। देयर वाज अ वास्ट टेरिटोरियल एक्सपेंशन ऑफ मराठा एम्पायर। अब हम ये देखेंगे कि इतना बड़ा जो एम्पायर था, अब आप ये भी सोच सकते हैं कि मैम यहाँ पे तो मुगल एम्पायर रूल कर रहा था, तो हाउ कम कि ये पूरा एरिया मराठा एम्पायर के अंडर आ रहा है। तो सी, मराठा एम्पायर धीरे धीरे एक्सपैंड हुआ है। ओरिजिनेशन तो जाहिर है कि डेक्कन में ही हुआ है। डेक्कन मीन्स दिस रीजन, दिस पेनिनसुलर रीजन ऑफ इंडिया, इंडियन किंगडम, ओके, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, सॉरी, द peninsular region of Indian subcontinent was ruled by Maratha kingdom. धीरे धीरे पावर गेन करते करते एक्सपेंशन हुआ है मराठा किंगडम का नॉर्दर्न पार्ट में भी। ऑल्दो वो बहुत लंबे समय तक नहीं चला है वो एक्सपेंशन, ना ही वो रूल सस्टेन किया बहुत लंबे समय तक, पर डेक्कन में उनका जो होल्ड था वो डेफिनेटली बहुत स्ट्रॉन्ग था, ओके। सो इट इमर्ज्ड इन 17th century, becoming a dominant power in India.
on the sides of or on the lines of Mughal Empire, it became a very dominant power. जैसे मुगल एम्पायर ने बहुत बड़ा एरिया जो है वो कॉन्कर किया था, बहुत बड़ा एरिया रूल किया था, वैसे ही मराठा एम्पायर भी एक बहुत डोमिनेंट पावर बना और उसने भी बहुत बड़ा एम्पायर जो है वो रूल किया है. And in this lecture, we will explore the legacy and influence of Maratha kingdom over Indian subcontinent. फाउंडेशन देख लेते हैं. आप सब इनसे परिचित हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज. जो लोग महाराष्ट्र से हैं, जो भी स्टूडेंट्स हैं महाराष्ट्र से, उन्हें पता होगा कि छत्रपति शिवाजी महाराज की कितनी पॉपुलैरिटी है. उनको एक देवतुल्य दर्जा दिया जाता है आज भी महाराष्ट्र में. ही सीन लाइक अ गॉड लाइक फिगर, ही सीन एज अ गॉड लाइक फिगर. उनकी इतनी इम्पोर्टेंस है, उनकी इतनी महत्व है, वहाँ पे इतना उन्हें पूजा जाता है, इतनी रिस्पेक्ट दी जाती है. तो इसके पीछे कुछ तो कारण रहे होंगे, कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग रीजंस थे इसके पीछे. हम वही देखते हैं. फाउंडेशन मराठा किंगडम की छत्रपति शिवाजी महाराज ने ही ले की थी. यानी कि मराठा किंगडम को एज अ एम्पायर और साम्राज्य के तौर पे स्थापित करने का जो श्रेय है वो छत्रपति शिवाजी महाराज को जाता है. उनके पास ना सोचने समझने की बड़ी अलौकिक शक्ति थी. वो जिस तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिवली एंड मिलिट्रीली जो भी स्ट्रैटेजीज बनाते थे वो इतनी एफिशिएंट होती थी कि बहुत ही कम समय में और बहुत ही कम ह्यूमन रिसोर्स के साथ उन्होंने बहुत बड़ा एरिया कैप्चर कर लिया था और उसे कॉन्कर कर लिया था. और वो भी उस समय में जब मुगल एम्पायर जैसा शक्तिशाली साम्राज्य नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में रूल कर रहा था. नाउ किंगडम बिगेन एज अ स्मॉल फोर्ट्रेस. नाउ फोर्ट्रेस क्या है? फोर्ट आप समझते हैं, किला. तो जो मराठा किंगडम है ना, मराठा जो साम्राज्य है, वो उसकी जो शुरुआत हुई थी वो शुरू हुआ था एक छोटे से किले से. बहुत ही छोटा सा किला था जहां से मराठा किंगडम का ओरिजिनेशन हुआ है, या आप कह सकते हैं बहुत ही छोटा सा एरिया था जहां से इसका ओरिजिन हुआ है. पर धीरे धीरे ये साम्राज्य के तौर पे बदल गया. और ये हुआ कैसे है? छत्रपति शिवाजी महाराज के स्ट्रैटेजीज और टैक्टिक्स के कारण. Expanded through strategic alliances and military tactics. Now strategic alliances. शिवाजी महाराज ने सिर्फ वॉर में एंगेज नहीं थे. ऐसा नहीं था कि वो अपने आसपास के किंगडम से या आसपास के रूलर से सिर्फ वॉर में एंगेज थे. उन्होंने बहुत ही स्ट्रैटेजिक अलायंसेस बनाए थे, बहुत ही डिप्लोमेटिक अलायंसेस थे उनके, जिन्होंने बहुत हेल्प किया उन्हें अपने एक्सपेंशन को बढ़ाने में. अब मिलिट्री इनोवेशंस हम देख लेते हैं एक बारी. हमने बहुत मिलिट्री की बात कर ली है मराठा किंगडम में. नाउ वी विल सी कि स्पेसिफिक क्या फीचर था जो मराठा मिलिट्री को बाकी मिलिट्री से अलग करता है. मराठा मिलिट्री का एक सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे यूनिक फीचर था गुरिल्ला वॉरफेयर. नाउ व्हाट इज गुरिल्ला वॉरफेयर? गुरिल्ला तो आप समझते हैं, एक वैसे एक एप की स्पीशी को गुरिल्ला कहते हैं. एक एप की स्पीशी को हम गुरिल्ला कहते हैं. एप आप समझते हैं ना. आप यहाँ पे मंकी कहना सही नहीं होगा, मंकीज आर बिट डिफरेंट फ्रॉम एप्स. एप की स्पीशी को गुरिल्ला कहते हैं, ह्यूज मंकी यू कैन से. बट यहाँ पे जो गुरिल्ला वॉरफेयर है या गुरिल्ला वॉरफेयर टेक्निक है उसको हम देखते हैं जो मराठास यूज करते थे. नाउ हैव अ लुक एट दिस पिक्चर. इफ यू कैन सी दिस पिक्चर ओवर हियर, यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हैं? थोड़ा सा अगर आप जूम करके देखेंगे और ध्यान से देखेंगे तो एक किला है, एक पहाड़ी है बेसिकली. सॉरी, किला नहीं है, पहाड़ी है जिसके ऊपर कुछ लोग छुपे हुए हैं और छुप के वार कर रहे हैं. वेराज नीचे एक सेना दिखाई दे रही है, हमें एक छोटी सी टुकड़ी दिखाई दे रही है लोगों की जो नीचे से आ रही है. बट ऊपर जो पहाड़ी के पीछे जो लोग छुपे हुए हैं उनके पास ये लिवरेज है, उनको एडवांटेज मिल गया है कि वो पहाड़ी के पीछे से छुप के उनके ऊपर वार कर रहे हैं. और जो नीचे सेना की टुकड़ी है, नीचे जो लोग आ रहे हैं उनकी तरफ, वो ना तो उन्हें देख पा रहे हैं और ना ही अपना निशाना साध पा रहे हैं उनके ऊपर. तो छुप के वार करने की नीति को गुरिल्ला नीति कहा गया है, गुरिल्ला युद्ध नीति. अब ये छुप के वार करना कायरता की निशानी नहीं है यहाँ पे. इट वॉज अ प्रॉपर वॉर टेक्निक और इसे विश्व में कई जगह पे इस्तेमाल किया गया है. वेरियस इंस्टेंसेस पे हम गुरिल्ला वॉरफेयर टेक्निक का यूज होते हुए देख पाते हैं और यही प्रोमिनेंट फीचर बनता है मराठा की मिलिट्री का. ओके, नाउ व्हाट मराठास यूज्ड टू डू, वो चूंकि दक्कन का जो एरिया है वहां पे पहाड़ियां हैं. अगर आप वेस्टर्न घाट का एरिया देखेंगे तो वहां पे पहाड़ियां हैं बहुत सारी. तो जैसे ही कोई भी फोर्स, कोई भी इन्वेडर की फोर्स आती थी तो मराठा मिलिट्री के जो लोग होते थे वो
अपनी अपनी पोजीशन ले लेते थे पहाड़ियों के पीछे या पैसेजेस में या कोनों में, जहां से वो दिखाई ना दे। एंड देन दे यूज्ड टू एम एट द एनिमी फोर्सेस, वो अपने दुश्मन की सेना पे निशाना लगाते थे। नाउ अब ये कैसे काम करता था उनके लिए, दुश्मन की सेना के अगेंस्ट में ये चीज़ कैसे काम करती थी कि जो सेना आ रही है वो तो खुले टेरेन में है, ठीक है, वो पहाड़ियों के पीछे नहीं है, वो तो प्रॉपर रास्तों से आ रही है, तो उसके पास वैसे ही छुपने की कोई जगह नहीं है। और जो लोग ऑलरेडी पहाड़ी के पीछे छुपे हैं, एक तो एडवांटेज है कि उन्हें देखा नहीं जा सकता, तो उन पर निशाना साधना वैसे ही मुश्किल हो जाता है। और दूसरी बात, जो दुश्मन की सेना है उसको समझने में ये समय लग जाता है कि ये निशाने आ कहाँ से रहे हैं या ये अटैक हो किधर से रहा है। और जैसे ही वो पलट के वापस जाने लगते हैं या अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं, तो फिर मराठा किंगडम के जो लोग थे, मराठा मिलिट्री के जो लोग होते थे, सैनिक होते थे, वो फुल फ्लेजेड फोर्स से उन पर अटैक करते थे। तो ऑलरेडी जो एनिमी फोर्सेस हैं वो डिफेंसिव मोड में हैं, वो खुद को सिर्फ बचाने की कोशिश कर रही हैं, अटैक तो कर ही नहीं पा रही हैं। और फिर जब मराठा मिलिट्री के लोग उन पर फुल फ्लेजेड फोर्स से अटैक करते थे, तो एनिमी फोर्स के लिए बहुत मुश्किल हो जाता था खुद को डिफेंड कर पाना या खुद को बचा पाना। तो दिस वाज द टेक्निक which was used by Maratha military and it worked in their favor beautifully. Okay, now coming to administration and governance of Maratha kingdom. किसी भी साम्राज्य का सैन्य बल जो है, मिलिट्री पावर जो है, वो एक पार्ट है। सिर्फ सैन्य बल के दम पे ही कोई साम्राज्य चलाया नहीं जा सकता है। आप बड़े राज्यों को जीत लेंगे, आप दूसरे राज्यों पे कब्जा कर सकते हैं, लेकिन जो भी आपने कब्जे में लिया है या जो आपका अपना खुद का साम्राज्य है, उसको सस्टेन करने के लिए, उसको एफिशिएंटली रन करने के लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन होना बहुत ज़रूरी है। मराठा किंगडम में एक स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन था। अब हम इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स देखते हैं। मराठा किंगडम स्टैब्लिश्ड अ डिसेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ पे कीवर्ड क्या है? डिसेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन। आप थोड़ा सा रिवाइंड कीजिए, आप जाइए मौर्यन एम्पायर में। मौर्यन एम्पायर हो, गुप्ता एम्पायर हो, मुगल एम्पायर हो या दिल्ली सल्तनत हो, हर जगह हमने क्या देखा है? सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। ओके, कि एक जगह पे शक्ति केंद्रित है। हालांकि अलग अलग छोटी यूनिट्स को मैनेज करने के लिए अलग अलग ऑफिशियल्स अपॉइंटेड हैं, लेकिन शक्ति केंद्रित कहाँ है? एक हाथ में, यानी कि सेंटर में, यानी कि रूलर के पास। यहाँ पे की फीचर क्या है? डिसेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन। एंड इट वर्कड वेरी ब्यूटिफुली इन द फेवर ऑफ मराठा किंगडम। कैसे? हम देखते हैं। इट एम्पावर्ड द लोकल लीडर्स। अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि मराठा किंगडम में कोई हायरार्कल सिस्टम ऑफ रूल नहीं चला आ रहा था कि राजा का बेटा है फिर वो राजा बन रहा है, फिर वो राजा बन रहा है। ऐसा नहीं है कि वंशों से मराठा किंगडम के रूलर्स चले आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने इस रूल को स्टैब्लिश किया था पूरी तरीके से, फुल फ्लेजेड मैनर में, और उन वहां पे तब तक कोई हायरार्कल सिस्टम नहीं था। तो जो लोकल लीडर्स थे वहां के, मराठा किंगडम में भी जो लोकल लीडर्स थे, जो छोटे छोटे प्रांतों के लीडर्स थे, जो जाने माने लोग थे, बहादुर लोग थे, उनके हाथ में शक्तियां विकेंद्रित की गई, डिसेंट्रलाइज की गई, उनको थोड़ी थोड़ी पावर्स दी गई, ताकि वो अपने लेवल पे कुछ मिलिट्री यूनिट्स तैयार रख सकें, अपने लेवल पे अपने एरिया का एडमिनिस्ट्रेशन देख सकें। एंड दिस वर्कड वेरी एफिशिएंटली बिकॉज जब भी कोई ऐसा किंगडम है या कोई एम्पायर है जहां पे आपको बहुत एफिशिएंटली लोअर लेवल पे एडमिनिस्ट्रेशन मैनेज करना है, तो द बेस्ट थिंग टू डू इज दैट यू डिसेंट्रलाइज द पावर। आप लोकल लीडर्स के हाथ में थोड़ी थोड़ी पावर डिसेंट्रलाइज कर दें। उससे होता क्या है? एक तो लोकल लीडर्स जो हैं वो अब ग्रास रूट से एकदम जुड़े हुए होते हैं, उन्हें बहुत अच्छे से पता है कि उनके क्षेत्र में, उनके एरिया में किस पार्ट में या किस हिस्से में लोगों को समस्याएं आ रही हैं और वो समस्या किस प्रकार की है और किस प्रकार से उस समस्या का निवारण हो सकता है। ये फायदा होता है लोकल लीडर्स को थोड़ी अपॉइंट करने का या उन्हें थोड़ी पावर्स देने का। जब उनके हाथ में पावर्स होती हैं तो वो अपने एरिया का मैनेजमेंट या अपने एरिया का एडमिनिस्ट्रेशन बहुत एफिशिएंटली कर सकते हैं, और यही किया गया है मराठा किंगडम के एडमिनिस्ट्रेशन में। नाउ वी विल सी अ मोर स्ट्रक्चर्ड फॉर्म ऑफ मराठा एडमिनिस्ट्रेशन, जो मराठा प्रांत था, यानी कि प्रोविंस। अब यहाँ पे राज्य क्यों नहीं है, स्टेट क्यों नहीं है? व्हाई? बिकॉज मराठास वर वी कैन से कि मराठास जो थे वो एक ही जगह पे लोकलाइज थे, एक छोटे से रीजन में, यानी कि डेक्कन के रीजन में ही लोकलाइज थे। मराठास जो थे दक्षिण भारत में लोकलाइज थे।
एक्सपेंशन तो उनका धीरे धीरे हुआ है, बट ओरिजिनेशन कहाँ से है? एक बहुत छोटे से एरिया से, डेक्कन से। ना डेक्कन को उन्होंने, अपने साम्राज्य को उन्होंने प्रांत का नाम दिया, ठीक है, मराठा प्रांत। प्रांत का जो लीडर था वो था सूबेदार और सर सूबेदार, ठीक है, सूबेदार और उसका असिस्टेंट सर सूबेदार। देन प्रांत को बांटा गया तरफ में। तरफ क्या थे? डिस्ट्रिक्ट्स थे, ओके। तरफ को हेड करने वाला कौन था? हविलदार एंड कारकुन। हवलदार या हविलदार एंड कारकुन, ये दो ऑफिशियल अपॉइंट किए गए डिस्ट्रिक्ट को मैनेज करने के लिए, तरफ को मैनेज करने के लिए। देन केम परगनास, जिन्हें हम सब डिस्ट्रिक्ट कह सकते हैं। परगनास को मैनेज करने के लिए दो ऑफिशियल्स थे जो दो डिफरेंट डोमेन देखते थे। पहला देश पांडे, जो अकाउंटेंसी एंड रिकॉर्ड कीपर, रिकॉर्ड कीपर थे, जिनका काम था रिकॉर्ड कीपिंग या अकाउंटेंसी मेंटेन करना। जो भी टैक्सेस आ रहे हैं, जो भी रेवेन्यू आ रहा है, उसका अकाउंट और रिकॉर्ड मेंटेन करना, वो काम था देश पांडे का। वेराज देशमुख्स, वो थे लॉ एंड ऑर्डर इंचार्ज। अपने एरिया में यानी कि परगनाज में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की ड्यूटी किसकी थी? देशमुख्स की थी। नाउ व्हेन यू गो टू महाराष्ट्रियन एरिया नाउडेज ऑल्सो, आज के टाइम पे भी, और जो लोग हैं भी महाराष्ट्र से वो बता सकते हैं ये चीज कि वहां पे अभी भी देश पांडे और देशमुख ये सरनेम आपको देखने को मिल जाएंगे। तो जैसे हमने चौधरीज की बात की थी ना मुगल एम्पायर के टाइम पे, कि वो लोग बेसिकली, चौधरी इज नॉट अ सरनेम, इट वाज अ पोजीशन गिवन टू पीपल जो विलेज हेडमैन की तरह काम करते थे। वैसे ही देशमुख एंड देश पांडे इज नॉट अ सरनेम, इट वाज अ पोजीशन, दे वर द पोजीशंस गिवन टू पीपल, people were appointed as देशमुख and देश पांडे। later phase में आते आते उसको as a surname कंटिन्यू किया जाने लगा। परगनास के बाद आ गए मौजाज और विलेजेस, जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती थी एडमिनिस्ट्रेशन की, ओके। ना यहाँ पे भी दो तरीके के ऑफिशियल्स हैं, दो डिफरेंट डोमेन में है। पहले कुलकर्णी है जो अकाउंटेंसी देखते हैं और रिकॉर्ड कीपिंग करते हैं, बट कहाँ पे? विलेजेस में, ओके। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन देश पांडेज एंड कुलकर्नीज। देश पांडे आपके परगना लेवल पे हैं, सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हैं, वेयर एज कुलकर्नीज आर एट विलेज लेवल। एंड पाटिल जो विलेजेस का लॉ एंड ऑर्डर देखते हैं, ओके। नाउ अष्ट प्रधान ऑफ शिवाजी महाराज। कितना भी डिसेंट्रलाइज सिस्टम था, कितना भी लोकल लीडर्स को पावर दी गई थी, बट कुछ शक्तियां तो हमेशा राजा के हाथ में केंद्रित रहेंगी, ठीक है। राजा कौन थे उस समय? छत्रपति शिवाजी महाराज। और शिवाजी महाराज की अपनी एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स थी। उस काउंसिल को नाम दिया गया था अष्ट प्रधान। वाइसो 8 लोग थे, क्योंकि उसमें 8 मिनिस्टर्स थे जिनका अलग अलग डिपार्टमेंट था सेंट्रल लेवल पे, जो ओवरऑल मैनेजमेंट देखते हैं, ओके, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जिसे कहते हैं। ये अष्ट प्रधान, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई वुड सजेस्ट यू टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट और यू टेक अ नोट ऑफ दिस टेबल, ओके, एंड यू राइट इट डाउन इन योर कॉपी। आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए इसको, क्योंकि इससे क्वेश्चन आना, इसके बहुत हाई चांसेस हैं। आपको मैच द फॉलोइंग के फॉर्म में क्वेश्चंस आ सकते हैं, वन लाइनर के फॉर्म में भी आ सकते हैं, यानी कि एमसीक्यू के फॉर्म में भी आ सकते हैं। 4 पोजीशंस दी होंगी, 4 डिपार्टमेंट्स दिए होंगे, आपको मैच करना होगा, ओके। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस लेक्चर। इस टॉपिक से ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। हैव अ लुक एट दिस। मिनिस्टर देखेंगे और हम उनका डेजिग्नेशन देखेंगे। पेशवा, अब यहाँ पे आए पेशवा। जो हम लोग आगे पेशवास की बात करेंगे वो यहीं से स्टार्ट होता है। बेसिकली छत्रपति शिवाजी ने जो अष्ट प्रधान बनाए थे, जो काउंसिल बनाई थी अपनी, उसमें जो प्राइम मिनिस्टर थे उनको पेशवा कहा जाता था। सो पेशवा भी एक क्या है? पोजीशन है जो प्राइम मिनिस्टर के इक्विवेलेंट है, और वो अष्ट प्रधान का हिस्सा थे। पेशवास प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। सेनापति या सरे नौबत, दो नाम है, सेनापति या सरे नौबत। कमांडर इन चीफ यानी कि मिलिट्री कमांडर। मजूमदार या अमात्य, फिनेंस मिनिस्टर, ठीक है। मजूमदार या अमात्य फिनेंस मिनिस्टर को कहा जाता था। वाक्यानवीस या मंत्री, वाक्यानवीस या मंत्री इंटेलिजेंस, पोस्ट एंड हाउस होल्ड अफेयर्स को देखते थे। जो इंटेलिजेंस अफेयर्स होते हैं ना, या डिप्लोमेसी वगैरह आ जाती है जिसमें अलायंसेस बनाने की बात आती है, वो सब काम था वाक्यानवीस या मंत्री का। सचिव या सुरनविस, अब सचिव या सुरनविस का क्या था? ऑफिशियल करस्पॉन्डेंस। आज के टाइम पे जो काम सचिवालय में होते हैं या फिर सेक्रेटरीट में होते हैं, कॉरेस्पॉन्डेंस का ही तो काम होता है कि आपको मैनेज करना है दो डिपार्टमेंट्स के बीच में, कोई ऑफिशियल लेटर जारी होना है, कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट बनना है, तो सेक्रेटरीट से जो भी काम होते हैं आप उसको कोरिलेट कर सकते हैं इस समय सुरनवीस से
या फिर सचिव से, ठीक है। तो सचिव या सुरनवीस का काम था ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस को देखना। देन केम दाबिर या सुमंत। दाबिर या सुमंत क्या थे? फॉरेन मिनिस्टर, ओके। आज के टाइम पे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनको उस टाइम पे दाबिर या सुमंत कहते थे। न्यायाधीश, चीफ जस्टिस, जुडिशियल ऑफिसर, एंड पंडित राव या सदर वो हायर प्रीस्ट होते थे। हर साम्राज्य में, हर राज्य में एक मेन पंडित होते हैं, चीफ प्रीस्ट होते हैं। तो यो यहाँ पे जो पंडित राव या सदर उन्हें कहते थे, जो चीफ प्रीस्ट होते थे, जो रिलीजियस अफेयर्स देखते थे किंगडम के, ओके। आई होप यू आर क्लियर विद दिस बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. प्लीज गो थ्रू दिस अगेन एंड अगेन. Now we will see the cultural contributions of Maratha Empire में. Although हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर्स देखने को नहीं मिलते हैं मराठा एम्पायर से, जैसे हम मुगल एम्पायर में देखते हैं. मुगल एम्पायर का जो आर्किटेक्चर है या कल्चरल कंट्रीब्यूशन है वो बहुत डाइवर्स है और बहुत लार्ज स्केल पे है. लेकिन फिर भी मराठा कल्चर में जो भी आर्किटेक्चर वगैरह है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और बहुत ही मैग्निफिसेंट है, यानी कि बहुत ही ह्यूज बिल्डिंग्स या स्ट्रक्चर्स का यहाँ पे भी निर्माण हुआ है. वी विल सी इट. आर्ट, लिटरेचर, आर्किटेक्चर, हर एस्पेक्ट में कल्चरल कंट्रीब्यूशन है मराठा किंगडम का. एंड यूनिक ब्लेंड ऑफ मराठा एंड रीजनल स्टाइल्स. जो मराठा स्टाइल है अपनी वो तो है ही यहाँ पे, जो रीजनल स्टाइल्स हैं, यानी कि मराठा किंगडम में भी वेरियस रीजन्स थे ना, तो अलग अलग रीजन्स की जो अपनी यूनिक स्टाइल्स हैं, जैसे कि नागपुर की कुछ है एंड ऐसे अलग अलग डिफरेंट एरियाज हैं जहाँ पे ये स्टाइल्स डेवलप हुई हैं. मुझे एकदम से नाम क्लिक नहीं हो रहे हैं. जो भी वेरियस रीजन्स हैं आपके मराठा किंगडम में, वहाँ की जो अपनी अपनी स्टाइल्स हैं उनका ब्लेंड देखने को मिलता है हमें मराठा आर्किटेक्चर में. नाउ सी हियर, ये देखिए टाइप्स ऑफ बिल्डिंग इन मराठा आर्किटेक्चर हम देखते हैं. 3 तरह की बिल्डिंग का निर्माण हम देख पाते हैं मराठा किंगडम में. कौन कौन सी है वो? पहली रिलीजियस बिल्डिंग है, यानी कि धार्मिक स्थल है. फिर मिलिट्री बिल्डिंग्स हैं, जो सैनिक पर्पस के लिए या मिलिट्री पर्पस के लिए जो भी बिल्डिंग्स बनाई गई हैं, सैन्य शक्तियों के रहने के लिए या सैन्य शक्तियों के प्रदर्शन के लिए जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया गया है वो मिलिट्री बिल्डिंग्स में आ जाता है. देन केम डोमेस्टिक बिल्डिंग्स, यानी कि रेसिडेंशियल प्लेसेस, लोगों के ठहरने के लिए, लोगों के रहने के लिए. तो 3 तरह की बिल्डिंग हम देख पाते हैं मराठा आर्किटेक्चर में. अब रिलीजियस बिल्डिंग्स में आ गए आपके टेम्पल्स. देयर आर वेरियस टेम्पल्स जो बनाए गए हैं मराठा किंगडम में. देन मिलिट्री बिल्डिंग्स, फोर्ट्स. मराठा किंगडम के आर्किटेक्चर की पहचान क्या है? फोर्ट्स हैं. वेरियस फोर्ट्स हैं, आप देखेंगे अगर आप गूगल पे भी जाके चेक करेंगे, देयर आर वेरियस इनन्यूमरेबल फोर्ट्स जो बनाए गए हैं मराठा किंगडम में. नाउ यू कैन कनेक्ट दिस पॉइंट टू द मिलिट्री इनोवेशन. चूंकि मराठा किंगडम हेल्ड अ वेरी स्ट्रॉन्ग मिलिट्री पावर, उसी की वजह से उसको और मजबूत करने के लिए फोर्ट्स का निर्माण किया गया था, क्योंकि फोर्ट्स एक डिफेंसिव स्ट्रक्चर की तरह एक्ट करते हैं किसी भी किंगडम के लिए. फोर्ट्स आर लाइक प्राइमरी डिफेंस. कोई भी आक्रमणकारी आ रहा है, कोई भी इन्वेजन हो रहा है, तो फोर्ट जो है वो प्राइमरी डिफेंस की तरह काम करेंगे उसे रोकने के लिए या कुछ देर उसे थोड़ा सा होल्ड करने के लिए. इसलिए मिलिट्री बिल्डिंग्स आपको देखने को बहुत मिलेंगी, फोर्ट्स आपको देखने को बहुत सारे मिल जाएंगे. देन केम डोमेस्टिक बिल्डिंग्स. अब डोमेस्टिक बिल्डिंग्स को क्या कहते थे? वाड़ास. ना अगर आपने वो मूवी देखी हो बाजीराव मस्तानी, तो वहां पे आपने एक नाम का जिक्र सुना होगा, शनिवार वाड़ा. ओके, नाउ वाड़ा इज द प्लेस टू रिसाइड. वाड़ा मीन्स अ डोमेस्टिक बिल्डिंग. ओके, तो ये चीज वाड़ा जो है ना, जैसे महल जिसे हम कहते हैं, आप उससे कोरिलेट कर सकते हैं. वाड़ास वर बिल्ट सो दैट पेशवास, उनकी फैमिलीज या रॉयल फैमिलीज स्टे कर सकें. सो दोज वर कॉल्ड वाड़ास. तो वो डोमेस्टिक बिल्डिंग होती थी. इस तरह ये 3 स्ट्रक्चर्स हमें देखने को मिल जाते हैं मराठा आर्किटेक्चर में. नाउ कमिंग टू द रोल ऑफ विमेन. मराठा विमेन का रोल जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग, इंपॉर्टेंट और प्रोमिनेंट रहा है. मराठा विमेन ने अपनी प्रेजेंस बहुत स्ट्रांगली फील भी करवाई है और बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग में भी उनका रोल रहा है. नाउ आई होप एंड आई बिलीव कि आप में से मैक्सिमम लोगों ने बाजीराव मस्तानी वो मूवी देखी होगी. नाउ दैट मूवी इज बेस्ड ऑन अ लाइफ ऑफ अ पेशवा एंड आई विल टेल यू व्हिच पेशवा, अभी हम आगे देखेंगे. तो जो वो मूवी है उसमें आप कुछ चुनिंदा महिलाओं का रोल देखिएगा. जैसे कि एक बुजुर्ग महिला का रोल है जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लेती हैं बाजीराव के लाइफ से रिलेटेड भी
और एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड भी। मुझे याद नहीं आ रहा है उन्हें किस नाम से वो संबोधित किया करते थे, बट शी वॉज द एल्डरली लेडी इन दैट मूवी जिनका कैरेक्टर उन्होंने प्ले किया है, एंड शी यूज्ड टू मेक इंपॉर्टेंट डिसीजंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, कोर्ट एंड एज वेल एज पर्सनल लाइफ ऑफ पेशवा। ओके, और ऐसा नहीं है कि वो डिसीजंस गलत होते थे, नहीं, दोज डिसीजंस वर वेरी थॉटफुल, बहुत सोच समझ के वो डिसीजन लिए जाते थे। मराठा वुमेन में अहिल्याबाई होलकर और तारा रानी का भी देखते हैं, ताराबाई को भी देखते हैं। ओके, तारा रानी, ताराबाई। जब हम एंग्लो मराठा वॉर पढ़ेंगे आगे चल के ब्रिटिशर्स के टाइमलाइन में, देन वी विल सी कि कुछ मराठा विमेन ने कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है मराठा किंगडम को बचाए रखने के लिए, डिफेंड करने के लिए। व्हेन ब्रिटिशर्स वर अटैकिंग, तो मराठा किंगडम को सेफगार्ड करने के लिए देयर वर अ फ्यू मराठा विमेन, जिसमें से ताराबाई एक थी, जिन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल अपना निभाया है। अहिल्याबाई होलकर वाज आल्सो वन ऑफ देम। उन्होंने भी ब्रिटिश फोर्सेस को काउंटर करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। नाउ कमिंग टू द इकोनॉमिक एस्पेक्ट। इकोनॉमिक एस्पेक्ट एज यूजुअल इट वाज स्ट्रॉन्ग, क्योंकि हम बहुत सारे कॉइन्स देख पाते हैं। दीज वर द कॉइन्स ऑफ गोल्ड कॉइन्स ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज, दीज वर द सिल्वर कॉइन्स ऑफ दैट टाइम। नाउ रेवेन्यू सिस्टम वाज वेरी स्ट्रॉन्ग ड्यूरिंग द मराठा किंगडम। अब रेवेन्यू सिस्टम जो था, यहाँ पे कॉइन्स और ट्रेड की बात से ज्यादा हम रेवेन्यू सिस्टम पे ध्यान देते हैं, क्योंकि मराठा किंगडम का जो रेवेन्यू सिस्टम था वो उसका बहुत इंपॉर्टेंट फीचर था। आई हैव मेंशन्ड इट ओवर हियर। दो तरह के मेन रेवेन्यूज कलेक्ट किए जाते थे, चौथ एंड सरदेशमुखी। ओके, आप कहीं भी मराठा किंगडम पढ़ेंगे या कहीं भी आप मराठा किंगडम के बारे में डिस्कस होते हुए सुनेंगे, आपको चौथ और सरदेशमुखी का नाम सुनने में जरूर आएगा। These were the two main taxes which were levied and collected. चौथ क्या था? 1/4 of the land revenue to ward off the Maratha raid. Now, मराठा किंगडम में मराठा रूलर्स ने अपना रेवेन्यू सिस्टम बढ़ाने के लिए, अपनी वेल्थ को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा बड़ा स्मार्ट तरीका निकाला था। उनका कहना था कि जो उनके आसपास के और राज्य थे, छोटे राज्य थे, उनका कहना था कि वी विल नॉट रेड योर प्लेस, यानी कि हम आपके रीजन में, आपके राज्य में आक्रमण नहीं करेंगे, बट उसके बदले हमें 1/4 लैंड रेवेन्यू चाहिए। जितना लैंड रेवेन्यू आपके यहाँ कलेक्ट होता है, उसका 1/4 आप हमें एज अ फी डिपॉजिट कर दीजिए, एंड वी विल नॉट इन्वेड योर रीजन और किंगडम। सो दिस वॉज चौथ। ओके, चौथ से आप ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं, चौथ इज 1/4, चौथाई कहते हैं ना, 1/4, 1/4, तो इसलिए इसका नाम चौथ था, 1/4 ऑफ लैंड रेवेन्यू। देन अदर वॉज सरदेशमुखी। अब सरदेशमुखी क्या है? एडिशनल 10%। सरदेशमुखी वॉज एडिशनल 10% लेवी वेयर द मराठास क्लेम्ड हेरिडिटरी राइट्स। अब उन एरिया में जहां पे मराठा के राइट्स थे, जो जगह उन्होंने कैप्चर कर ली है, वहां से वो एडिशनल 10% लेते थे। ओके, so this was a very smart game which was played by Marathas, very smart tactics which were played by Marathas, कि चौथ उन्होंने कलेक्ट किया कि हम आपके रीजन में इन्वेड नहीं करेंगे, यू गिव 1/4 ऑफ योर लैंड रेवेन्यू। बट द रीजन्स जो डिनाई कर देते थे या जो लड़ते थे और हार जाते थे, उनको कैप्चर करने के बाद मराठा फोर्सेस उनसे 10% एक्स्ट्रा चार्ज करती थी, एंड दैट वाज सरदेशमुखी। तो ऐसा करके, अब चूंकि मराठा किंगडम जो था, इट वाज अ वॉरियर क्लास, यू नो, इट वाज अ वॉरियर किंगडम, उनका पूरा जो साम्राज्य था वो युद्ध पे ही बेस्ड था। तो उन्होंने ऐसे करके अपना दोनों साइड से ही, दोनों ही तरह से या दोनों ही तरीकों से रेवेन्यू कलेक्ट करने का जरिया बना रखा था कि कहीं से भी रेवेन्यू की कमी होनी नहीं चाहिए, देयर शुड बी कांस्टेंट सप्लाई ऑफ वेल्थ। नाउ वी विल कम टू पेशवाज ऑफ मराठा किंगडम। अब ये जो चार्ट है ना, यू जस्ट नीड टू हैव अ लुक एट दिस, यू नीड नॉट टू लर्न दिस, ऐसे आपको एकदम वर्ड बाय वर्ड याद करने की जरूरत नहीं है। पेशवास का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है मराठा रूलर्स के बाद। जैसे कि शिवाजी के टाइम से हमने अष्टप्रधान देखा, शिवाजी ने अष्टप्रधान की स्थापना की थी और उसमें जो प्राइम मिनिस्टर थे उनको पेशवा कहा जाता था। अब शिवाजी के बाद जो भी मराठा रूलर्स आए हैं ना, तो वो रूलर्स उतने शिवाजी जितने एफिशिएंट या स्ट्रॉन्ग नहीं रहे हैं। कुछ की मृत्यु बहुत जल्दी हो गई है, कुछ को बहुत ही कम उम्र में रूल संभालना पड़ा है, गद्दी संभालनी पड़ी है, तो उनकी जगह पे एज अ गार्डियन पेशवाज ने काम किया है, एंड दोज पेशवाज वर वेरी वेरी एफिशिएंट, हर तरह से एफिशिएंट थे वो, मिलिट्री स्ट्रैटेजीज में भी, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क में भी,
सेफ गार्ड करने के लिए अपने किंगडम को, रेवेन्यू टैक्सेस कलेक्ट करने के लिए भी। तो मराठा पेशवा का उतना ही योगदान रहा है मराठा किंगडम को स्ट्रॉन्ग करने में जितना कि मराठा रूलर्स का रहा है। लेट्स हैव अ लुक एट दिस। बालाजी विश्वनाथ पहले पेशवा थे, पहले पेशवा थे, तो इसका मतलब ये शिवाजी के टाइम पे थे, ठीक है। देन इनके दो सक्सेसर्स थे, एक चिमाजी अप्पा जिनका बहुत ज़्यादा नाम नहीं आता है, बट बाजीराव वन ये बहुत एफिशिएंट पेशवा माने गए। इन्होंने बहुत लंबे समय तक अपनी सर्विस भी दी, 1720 to 40, 20 ईयर्स के लिए वो थे पेशवा। और इनके समय पे मराठा एडमिनिस्ट्रेशन इट डिड वंडर्स, मराठा एडमिनिस्ट्रेशन डिड वंडर्स ड्यूरिंग हिज रेन। इन्होंने इतनी एफिशिएंटली मैनेज किया मराठा किंगडम को कि इट बिकेम अ वेरी स्ट्रॉन्ग पावर, इट स्टार्टेड ओरिजिनेटिंग एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पावर। देन केम बालाजी बाजीराव, बाजीराव के भी दो सक्सेसर्स होते हैं। देन उसमें से एक थे बालाजी बाजीराव। जो मूवी आप देखते हैं बाजीराव मस्तानी, वो बेस्ड है बालाजी बाजीराव के कैरेक्टर पे, ओके। सो दिस वाज द कैरेक्टर और दिस वाज द पर्सनालिटी व्हिच वाज डिपिक्टेड इन दैट पर्टिकुलर मूवी, एंड ही वाज एज एफिशिएंट एज हिज फादर। इन्होंने भी मराठा एक्सपेंशन में अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बालाजी बाजीराव के समय में मराठा टेरिटरी का एक्सपेंशन बहुत तेजी से हुआ था। उनका एक स्लोगन था, आपने मूवी में भी सुना होगा, कटक से अटक तक, यानी कि उनका एक्सपेंशन करने का ये ड्रीम था, उनका ये विजन था कि मराठा एक्सपेंशन जो है वो कटक यानी कि ओडिशा से अटक तक होना चाहिए, यानी कि नॉर्दर्न मोस्ट बाउंड्री। तो दिस वाज हिज विजन कि हम मराठा एम्पायर को मुगल एम्पायर से भी ज्यादा एक्सपैंड करेंगे, ओके, एंड ही डिड इट। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। उनके टाइम पे एक्सपेंशन सबसे ज्यादा हुआ है मराठा किंगडम का। He maintained a very strong army, very strong military power. उनके बाद विश्वास राव, माधव राव, नारायण राव एंड रघुराम राव का भी फिर सक्सेसर हम देख पाते हैं, बाजीराव सेकंड, एंड लास्ट में माधव नारायण राव। ये उतने एफिशिएंट तो नहीं रहे जितने कि स्टार्टिंग के पेशवास थे, बट स्टिल इनके कार्यकाल में भी कुछ कुछ ऐसे काम हुए हैं जो इम्पोर्टेंट रहे हैं, which will I'll include those features, nitty-gritties जो हैं वो आपको नोट्स में मिल जाएंगी, so do not worry about it, you just need to go through them, उसको इसे याद करने की ज़रूरत नहीं है। मराठा किंगडम से अगर कुछ आ रहा है बहुत इंपॉर्टेंट तो वो छत्रपति शिवाजी के बारे में आएगा, एंड ऑल्सो हिज अष्टप्रधान, वो बहुत इंपॉर्टेंट है अष्टप्रधान, एंड गुरिल्ला वॉरफेयर टेक्निक, दैट इज ऑल्सो समथिंग टू बी रिमेंबर्ड। पेशवाज से आपको टाइमलाइन आप एक बार ही देख लीजिएगा, ठीक है, एंड द फीचर्स विल बी गिवन इन योर नोट्स, सो डू नॉट वरी अबाउट दैट। नाउ वी विल सी डिक्लाइन एंड फ्रैगमेंटेशन। अब धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे जैसे मराठा रूलर्स का भी इनएफिशिएंसी उनमें आने लगी, उतने एफिशिएंट रूलर्स नहीं रहे, लेटर पेशवास भी उतने एफिशिएंट नहीं रह पाए, और एज लक वुड हैव इट उतना अच्छे उनके सर्कमस्टांसेस नहीं थे कि वो अपना रूल स्टैब्लिश कर पाए अच्छे से। उसकी वजह से डिक्लाइन जो है मराठा किंगडम का वो शुरू हो गया था। इसके भी कुछ अपने कारण थे, जैसे कि इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स। जो पेशवास थे ना, उनमें अपने बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स होने लगे थे। कोई अगर व्यक्ति पेशवा बना है तो उसके राइवलरीज बहुत सारे क्रिएट हो गए थे, बहुत सारे राइवल्स बन गए थे जिन्हें वो पोजीशन चाहिए थी। लेटर फेज में मराठा किंगडम के जो ऑफिशियल्स थे या नोबल्स थे, वो मराठा को एज अ एम्पायर रन करने में इंटरेस्टेड नहीं थे, वेदर दे वर इंटरेस्टेड इन होल्डिंग दैट पोजीशन ऑफ पेशवा, होल्डिंग दैट पावर। जबकि मराठा किंगडम को स्टैब्लिश किया था छत्रपति शिवाजी ने स्वराज्य की लाइंस पे कि हमारा अपना राज्य होगा, ठीक है, हमारे अपने तरीके होंगे, हमारा अपना कानून होगा। ये स्वराज्य वाला अगर आप देखेंगे, स्वराज्य की नींव अगर कहीं से पढ़ते हुए आप देख रहे हैं तो वो हम मराठा किंगडम से देख रहे हैं, जो आगे चल के हम नेशनल मूवमेंट में भी देखते हैं कि हम स्वराज की डिमांड करते हैं जब ब्रिटिशर्स हमारे ऊपर रूल कर रहे होते हैं। तो इसका ओरिजिनेशन कहाँ से हो रहा है? मराठा किंगडम से हो रहा है। बट लेटर फेज में ये स्वराज की भावना तो मिट गई थी, लोग पोजीशन होल्ड करना चाहते थे, जिसकी वजह से इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़े। मराठा किंगडम के अंदर ही कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ने लगे लोगों में, देयर वर डिफरेंट फैक्शंस जिसमें ये कॉन्फ्लिक्ट्स होने लगे, एंड देन एक्सटर्नल प्रेशर फ्रॉम ब्रिटिश पीपल या ब्रिटिश एम्पायर। तब तक ब्रिटिश एंटर कर चुके थे क्योंकि ऊपर मुगल एम्पायर चल ही रहा था नॉर्दर्न इंडिया में, ऑल्दो इट वाज आल्सो इन इट्स लास्ट फेज, लेटर फेज में, बट वहाँ पे चूंकि ब्रिटिश आ चुके थे, एज अ ट्रेडर्स ही आए थे, बट धीरे धीरे उन्होंने कोर्ट अफेयर्स में इंटरफेयर करना शुरू कर दिया था। उसका असर पड़ने लगा था मराठा किंगडम पे भी।
और चूंकि इनके इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स चल ही रहे थे, जिसका एडवांटेज लिया ब्रिटिशर्स ने, एंड दे वर वेरी वेल विद दिस ऑफ टेकिंग एडवांटेज ऑफ इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स, और उन्होंने वो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी इसीलिए बनाई थी ताकि वो वेरियस रीजन्स के कॉन्फ्लिक्ट्स का फायदा उठा सके। वही चीज उन्होंने यहाँ पे भी की, एंड दैट प्रेशर लेड टू द डिक्लाइन ऑफ एंड फ्रैगमेंटेशन ऑफ मराठा किंगडम। मराठा किंगडम का जब फ्रैगमेंटेशन हुआ, जब डिक्लाइन हुआ, तो मराठा कॉन्फेडरेसीज निकली, मराठा कॉन्फेडरेसीज। अब ये ठीक है, मराठा कॉन्फेडरेसीज, आप इन्हें फैक्शन समझ सकते हैं या गुट समझिए, हिंदी में गुट कहते हैं, ठीक है। मराठा किंगडम को भी, मराठा किंगडम जो है वो कुछ गुटों में डिवाइड हो गया, अलग अलग फैक्शंस बन गए। क्यों बने थे? वही इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से, जो कि पोजीशन ऑफ पावर को होल्ड करने के लिए कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे थे, उनकी वजह से नोबिलिटी जो है, जो वहाँ पे मेजर वो जो एलीट क्लास था मराठा किंगडम का, वो बट गया था वेरियस ग्रुप्स में। अब वो ग्रुप्स क्या थे? पेशवाज ऑफ पुणे, पुणे के जो पेशवा थे उनका अपना एक ग्रुप बन गया। गायकवाड्स ऑफ बड़ौदा, भोसले ऑफ नागपुर, होलकर्स ऑफ इंदौर एंड सिंधियाज ऑफ ग्वालियर। आज के टाइम पे आप जो देखते हैं ये नेम ना, सिंधिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया एंड वेरियस अदर पीपल जो हैं वो इसी लीनियज से हैं, सिंधियाज ऑफ ग्वालियर्स। ओके, अब आप कहेंगे ग्वालियर तो मध्य प्रदेश में है, बट आई हैव शोन यू कि कितना एक्सपेंशन था मराठा किंगडम का, तो दे वर एक्सपैंडेड देयर ओवर आल्सो। इसलिए ये जो 5 फैक्शंस क्रिएट हुए थे, ये जो ग्रुप्स क्रिएट हुए थे, ये रिजल्ट है इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स का। इन चारों ग्रुप्स के में अपना ही इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था उस पोजीशन को होल्ड करने के लिए, पावर की पोजीशन को होल्ड करने के लिए, और इसी चीज का फायदा उठाया था बाद में ब्रिटिशर्स ने। वो एक दूसरे को भड़काते थे कि ओके, वील बी ऑन योर साइड, यू कैन अटैक दैट अदर ग्रुप, एंड देन दे यूज्ड टू से द सेम थिंग टू द अदर ग्रुप, एंड द ग्रुप्स यूज्ड टू फाइट अमंग्स देमसेल्व्स। और उसके बाद वो नतीजा क्या निकलता था? वो कोई ट्रीटी साइन करवा देते थे जिसमें सारा फायदा ब्रिटिशर्स का होता था, एंड दिस अल्टीमेटली लेड टू फ्रैगमेंटेशन एंड डिसइंटीग्रेशन ऑफ मराठा किंगडम। When we will study about British invasion या British advent, तब हम देखेंगे उन्होंने कितने स्मार्टली, कितने स्ट्रैटेजिकली ये गेम प्ले किया था, जिसकी वजह से मराठा किंगडम जैसा शक्तिशाली राज्य जो था, इतना जिसका स्ट्रॉन्ग होल्ड था डेक्कन में, वो बहुत ही कम समय में एकदम बिखर गया था, टुकड़ों में विभाजित हो गया था। एंड जो लास्ट पेशवा थे नानाजी राव, वो उनको बेसिकली पेंशन देके वहां से हटा दिया गया था, पुणे से निकाल दिया गया था, एंड देन ही टुक शेल्टर इन कानपुर। ओके, सो दिस वाज द होल ओवरव्यू ऑफ मराठा किंगडम। अब उसकी लेगेसी क्या है मॉडर्न इंडिया में? ये एक छोटा नया सा टॉपिक है जो मैं आपको ऐसे इंट्रोड्यूस कराना चाहती थी इससे, जैसे मैंने अभी स्वराज की बात की ना, कि स्वराज्य का जो ओरिजिन है वो हमें मराठा किंगडम से ही देखने को मिलता है। स्वराज मीन्स सेल्फ रूल, होम रूल, कि हमारा अपना शासन होगा, स्वशासन जिसे कहते हैं, ठीक है, कि हम अपने कानून बनाएंगे, अपने तरीके से चलाएंगे एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे अपने रेवेन्यू सिस्टम होंगे, एंड वी आर द होल सोल इन चार्ज ऑफ आवर एरिया, ऑफ आवर रीजन, ऑफ आवर पीपल। सो दैट इज द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ या क्रक्स ऑफ स्वराज और होम रूल। आज जब हम देखते हैं ना नेशनलिज्म की बात, जब हम देखते हैं सेल्फ गवर्नेंस की बात देखते हैं, कल्चरल प्रिजर्वेशन की बात देखते हैं, तो ये सब मराठा किंगडम से चला आ रहा है, ये लेगेसी अभी भी कंटिन्यू कर रही है। अगर आप महाराष्ट्र के रीजन में जाएंगे, और जो लोग हैं भी वहाँ से, दे कैन रिलेट टू इट, कि वहाँ पे अपने कल्चर को लेके बहुत ज़्यादा पीपल आर वेरी प्राउड ऑफ देयर कल्चर, दे टेक अ लॉट ऑफ प्राइड इन सेलिब्रेटिंग देयर ट्रेडिशंस, इन सेलिब्रेटिंग देयर फेस्टिवल्स। जो गणेश फेस्टिवल होता है, गणेश चतुर्थी होती है, महोत्सव होता है, एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू मराठा कल्चर, पीपल टेक सो मच प्राइड इन इट कि उन्हें लगता है वो अपना कुछ बहुत इट इज़ वेरी पर्सनल टू देम, वेरी ओन पर्सनल टू देम। वो उस चीज़ को ओन करते हैं, उस चीज़ की जिम्मेदारी लेते हैं, अपने कल्चर की, अपने रीजन की। उनका अपना एक नेशनलिज्म का भाव है। आज भी छत्रपति शिवाजी महाराज को बिल्कुल वो भगवान जैसा दर्जा देते हैं। सो दे आर वेरी मच कनेक्टेड टू देयर कल्चर, वेरी डीपली रूटेड टू देयर कल्चर। उन्होंने कभी भी अपनी संस्कृति नहीं छोड़ी। नो मैटर हम कितना भी मॉडर्नाइज हो गए, हम कितना भी एडवांस हो गए, बट दे नेवर एवर लेफ्ट देयर कल्चर, दे आर वेरी डीपली रूटेड। और यही एक रीजन है कि मराठा किंगडम की लेगेसी अभी तक कंटिन्यू हो रही है।
सो दैट वाज इट फॉर टुडेज लेक्चर। हमने मराठा किंगडम पढ़ा एंड आई होप यू हैव एंजॉयड इट, यू हैव अंडरस्टूड इट। आप इसको फिर से एक बार गो थ्रू करिएगा, जो चीज़ें मैंने इंपॉर्टेंट बताई हैं आपको, प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट। एंड टिल देन कीप लर्निंग हिस्ट्री, कीप लिविंग हिस्ट्री। विल मीट वेरी सून। थैंक यू। जय हिंद।